वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, इट मीन्स इसको हम फ्रांस की क्रांति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रांस की क्रांति है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वो सारी घटनाएं हैं जिसने पूरे वर्ल्ड को कह सकते हैं कि प्रभावित किया। ओके, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। बट इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे के कारण क्या थे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो बच्चों, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये 14 जुलाई 1789 में स्टार्ट हुआ। ओके, आप इसको याद रख सकते हैं 789 के फिगर से भी। ओके, तो 1789 में ये वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, जैसे कि आप इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही कुछ रिवॉल्ट या इस टाइप के इवेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेरिस में सबसे पहले इसका जो पर्टिकुलर जो भूमिका है, जो प्लॉट है, वो दिखता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कॉजेस थे जिनको हम आगे। तो बच्चों, 1789 में सबसे पहले अगर आप चैप्टर का स्टार्टिंग देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही प्रमुख घटना हुई, दैट इज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। ओके, बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस था, एक किला था, एक तरह से कह सकते हैं किले नुमा एक संरचना थी। उसको उड़ा देना या उसको कह सकते हैं कि उसके ढांचे को गिरा देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी। और इसके पीछे के रीजंस क्या थे कि सिटी में वहाँ का जो लोगों का जो पॉपुलेशन था, उनमें ये रूमर्स फैल गए थे कि राजा, उनका जो राजा है, क्योंकि उस समय पर मोनार्ची थी। ओके, तो उनका राजा उनको क्या करना चाहता है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। ओके, या शहर में बहुत सारे ट्रूप्स, बहुत सारे सैनिक हथियारों के साथ में भेजे जा रहे हैं। तो इस टाइप के कुछ रूमर्स क्रिएट हुए। ओके, फर्स्ट जो बैकग्राउंड है वो आपका स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल का आ रहा है। बट ये रूमर्स क्रिएट हुए तो हुए क्यों? ओके, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि ऐसी क्या सिचुएशंस बन गई थी कि लोगों के बीच में इतना डर हो गया था, या उनके बीच में इतने सारे जो रूमर्स हैं वो क्रिएट हुए। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले जो फ्रेंच सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके, फ्रेंच सोसाइटी का जो एक कह सकते हैं कि जो ढांचा था वो किस तरीके का था, क्योंकि इसी की वजह से ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। ओके, ये सबसे बड़ा कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आई, ओके, जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1774 में जो लुईस 16 है, ओके, लुईस 16 यहाँ पे 1774 में राजा बने, जो कि बोर्बन फैमिली के हैं। ठीक है, वो राजा बने। अब लुईस 16 के टाइम जब वो राजा बने, उस समय पे क्या था, बेसिकली आप देखते हैं जब भी कोई भी सिंहासन पर नया बैठता है, ओके, वो किस तरीके से राज्य चलाएगा ये उसके बैकग्राउंड की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे लुईस 16 जब राजा बने, ओके, वो जब राजा बने तो उस समय पे कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि उनका जो ट्रेजरी था वो कैसा था, वो एम्प्टी था, उनको खजाना कैसा मिला, वो खाली मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारे युद्धों में युद्ध हुए थे। ओके, और इस वजह से वहाँ का खजाना कैसा था, वो खाली था। तो लुईस 16 राजा बने, लेकिन उनका खजाना उस समय कैसा था, खाली था। ओके, और इसकी वजह से जब उनका खजाना खाली था तो उनको बहुत जितनी भी जो सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ा कि जब जाहिर सी बात है, जब हमारे खजाना खाली होगा, हमारे पास में पैसा नहीं होगा, तो हर कोई क्या सोचता है कि हमको क्या मिले, हमको पैसा कहाँ से लाएं, उसको सोचना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लुईस 16 के टाइम पे, ठीक है, उस समय पे कौन सा टाइम था, कॉलोनाइजेशन का पीरियड था। ठीक है, तो यहाँ पे इन राजा ने
अपने अंडर में एक तरह से कह सकते हैं इससे पहले 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उनको ब्रिटेन से आज़ाद कराने में मदद की थी। एक लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक वॉर पीरियड उन्होंने देखा था। इसकी वजह से क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा कह सकते हैं खजाना खाली हो गया। ठीक है, अब जब खजाना खाली हुआ और लुई 16 दोबारा से राजा बने तो उसके बाद में फिर सिचुएशंस क्या आ गई, जब कोई भी गद्दी पे बैठ जाता है तो जिन लोगों ने उनको कह सकते हैं कि पैसा दिया, अब वो लोग फिर से क्या चाहने लगे, जितने भी जो लैंडर्स थे ओके, जिन्होंने क्रेडिट दिया था, जिन्होंने उधार दिया था, अब वो 10% इंटरेस्ट के साथ में उस लोन को वापस चाहते थे। ओके, और इन लड़ाइयों में कितना खर्च हो चुका था, लुई 16 को जब जो राज सिंहासन मिला उस समय पर उसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रस से भी ज़्यादा कर्जा था, जिसको जितने भी जो लैंडर्स थे वो उससे 10% ब्याज पे वापस मांगना चाहते थे। अब इतने सारे लोन को वापस करना ये किसी भी राजा के लिए बहुत दिक्कत का काम है। ओके, वो भी जब उसको पूरा खजाना खाली मिले। तो इसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने सारे खर्चों को अपने चलाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे इन खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने मेन क्या किया कि जैसे कोर्ट को चलाना है, गवर्नमेंट के ऑफिस को या यूनिवर्सिटीज़ को, इन सब को चलाने के लिए, ठीक है, उनको क्या करना पड़ा, उनको टैक्सेस बढ़ाने पड़े। ठीक है, उनको क्या करना पड़ा, उनको अपने टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने टैक्सेस को लेना शुरू किया। लेकिन अब यहाँ पे टैक्सेस तो पे करना है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ हम देख सकते हैं ये उनका जो सोसाइटी का जो ढांचा था, यहाँ पे आप फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट को देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एस्टेट में क्या थे, क्लर्जी। ओके, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जितने भी जो रॉयल फैमिली के लोग थे, ओके, जिनको बाय बर्थ सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी, जिनको उनकी हायरार्ची में एक तरह से कह सकते हैं कि सारे अधिकार प्राप्त थे, वो सब लोग थे। एंड देन दूसरा आपका आ जाता है नोबेलिटी। तो आपके सेकंड में नोबेलिटी स्टेट है ये। इसमें जितने भी जो उस समय के जो चर्च थे, वहाँ के जो पोप्स या वहाँ के स्पेशल अथॉरिटीज़, वो सब इसमें आते थे। ठीक है, अब थर्ड एस्टेट आप देख सकते हैं, इसमें 3 टाइप के ग्रुप का मिक्सचर था। एक तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपके बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स। ओके, इट मीन्स ये ऐसे लोग थे जो बुद्धिजीवी लोग थे या पढ़े लिखे लोग थे, कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनके पास ये रिच भी थे। ओके, सेकंड आपका आ जाता है पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस। इसमें सेकंड लेवल इसमें आ रहा है जो कह सकते हैं कि किसान भी थे या आर्टिशियंस थे जो स्पेसिफिक स्किल्स में मास्टर थे। एंड देन थर्ड लेवल पे आप इसमें देख सकते हैं कि छोटे जो किसान थे या फिर मजदूर या नौकर, उस टाइप का। तो ये 3 स्टेट्स में पूरा का पूरा फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट इट मीन्स जो रॉयल फैमिलीज थी, जिनको बाय बर्थ सारे प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड थे। ठीक है, कि राजा का बेटा ही राजा होगा, उनको सारे के सारी सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी। साथ ही साथ नोबेलिटी, जो चर्च के जो इम्पोर्टेंट जो डेजिग्नेशन पर जो लोग थे, वो सब लोग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यहाँ पे ये थी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका एस्टेट है फ्रांस में, उन लोगों को सारे के सारे जो प्रिविलेजेस थे, जो भी सारे फ़ायदे थे, वो उनको बाय बर्थ मिल जाते थे। ठीक है, उनको और सारा जो टैक्सेस था, जितना अभी हमने देखा कि खजाना खाली था लुई 16 का, उन सब खर्चों को चलाने के लिए जो टैक्सेस जो बढ़ाए गए, वो टैक्सेस कौन पे करता था, वो सारे टैक्सेस हमारे ये थर्ड एस्टेट के लोग। ओके, ये जो लोग थे आपके थर्ड एस्टेट के लोग, वो लोग क्या करते थे, सारा का सारा टैक्सेस को बियर करते थे, और यही डिससेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा कारण था। ओके, और स्पेशली इनमें जो आप कह सकते हैं कि ये लोअर लेवल में जो कह सकते हैं पीजेंट्स या आर्टिशियंस या स्मॉल पीजेंट्स, लैंड लेबर्स, सर्वेंट्स, ये लोग ऐसे थे बेचारे कि इनको अपना मतलब एग्जिस्टेंस के लिए, इनको सर्वाइव करने के लिए, जितने भी जो फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, हमेशा उनके सामने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी। अब जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, वो कितना पॉपुलेशन का पार्ट थे, वो यहाँ पे 90% का पर्टिकुलर पॉपुलेशन था।
पीजेंट्स 90% थे, ओके, और बाकी के 10% में आपके क्लर्जी या फिर कह सकते हैं कि नोबेलिटी के लोग थे, जिनको हम बाय बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ कि वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में पैदा हुए हैं, उनके बेसिस में सारे के सारे प्रिविलेजेस उनको मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में दो कह सकते हैं कि वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे। जैसे कि एक है यहाँ पे टिथस, ओके, ये कौन सा था, जो चर्चेस जो टैक्सेस लेते थे, ओके, वो टाइथस के नाम से जाना जाता था, ओके, और साथ ही साथ एक कॉमन जो टैक्स था वो था आपका चले। ये दो टाइप के टैक्सेस उस समय पे स्पेसिफिकली फ्रेंच स्टेट ने इम्पोज किए थे पीजेंट्स के ऊपर। तो ये बेसिकली जितने भी आपके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो सारे प्रिविलेजेस को कह सकते हैं कि एंजॉय कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, हमारे थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर, जो कि बेचारे कंपैरेटिवली कैसे थे, गरीब। हियर ऑल्सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट जो फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, ओके, हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फेलो, ओके, दिस इज हु इज दिस, he is the person from, it may be from the nobility or from the clergy, okay, and this particular fellow, it is from the third estate, okay, it is from the third estate, okay, and you can see in this picture that how he is offering his part of the cultivation and other services। ये बेचारा सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो अनाज हो, चाहे सलाद हो, चाहे वो बाकी की हो सकता है कि वाइन हो या और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है। ठीक है, बट आप देख सकते हैं कि सामने वाले इंसान के जो फर्स्ट या सेकंड स्टेट का जो इंसान बैठा है वो कैसा, वो अपना बाय बर्थ इन सब चीज़ों पे हक समझता है। वो कभी भी इन सब चीज़ों के लिए कभी थैंकफुल भी नहीं होता, वो इनको थैंक्स भी नहीं बोलता है, वो हमेशा इनको रूडली बिहेव करता है। ओके, इट मीन्स उनको लगता है कि ये सब पीजेंट्री लेवल के जो लोग हैं या कह सकते हैं थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं वो बाय बर्थ ही नौकर पैदा हुए हैं और वो उनकी सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इस टाइप का जो एक सोशल बिहेवियर जो रेज हुआ उस समय पे, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन रेज हुआ, वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कॉज बना। तो यहाँ पे एक अपना टॉपिक आ रहा है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ओके, एज वी कैन सी हियर दैट ड्यूरिंग 1789, okay, the population of France was rose from 23 million to 28 million। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एकदम से रेज हुआ, किसका इंक्रीज हुआ, फ्रांस का। 23 मिलियन से एकदम से वो कितना हो गया आपका, ये पॉपुलेशन एकदम से 23 मिलियन से पूरा का पूरा 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गया था। ठीक है, अब जब इतनी रैपिड स्पीड से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 23 से लेके 28 मिलियन अगर हो जाता है एकदम से, तो क्या होगा कि किस चीज़ का शॉर्टेज आ जाएगा, आपका फूड ग्रेन का। ठीक है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी लोगों की और जो सप्लाई है वो एकदम से कम हो जाएगी। जब इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ा तो एकदम से फूड का शॉर्टेज आ गया। और ये कैसे कारण था, ये सबसे बड़ा जो जमाखोर थे या बेकर्स थे उन सब के लिए प्रॉफिट कमाने का भी एक तरह से कह सकते हैं कि बहाना हो गया। और लेकिन जितने भी जो पीजेंट्री के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस का टाइम था। ओके, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि मुश्किल भरा ये टाइम था। ठीक है, और इस टाइम में जबकि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कम हुआ, ठीक है, उसी समय पे जो बेकर्स थे उन लोगों ने ब्रेड्स की जो रेट है वो एकदम से बढ़ा दी। ठीक है, एकदम से उन लोगों ने कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्रेड का कॉस्ट बढ़ा दिया। ठीक है, और साथ ही साथ में उन लोगों ने जब ये सारी चीज़ें एकदम से फूड ग्रेन का या ब्रेड का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ये भी एक डिससेटिस्फेक्शन का कारण होता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए या कह सकते हैं पीजेंट्री लेवल के लिए ब्रेड या फूड ग्रेन ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, बिना खाने के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आती है। तो इस वजह से क्या हुआ, एकदम से खाने की वजह से भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फूड राइट्स, खाना लूटने के लिए, ब्रेड लूटने के लिए, ओके, दंगे होने लगे। ठीक है, क्योंकि अनाज की कमी आ गई थी।
ओके। और इसी वजह से यहाँ पे मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में फ्रांस में लोग मरने भी लगे, ठीक है। फूड की प्राइसेस भी बढ़ गई, लोग कमज़ोर होने लगे क्योंकि प्रॉपर वे में खाना नहीं मिलता था। तो ये सब क्राइसिस क्यों हुआ? क्योंकि पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हुई, ओके। और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाया, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से फूड रेट्स, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन और इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, इट मीन्स लोग ज़्यादा मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ गया, है ना। और साथ ही साथ लोग कमज़ोर होने लगे, ओके। लेकिन अगर हम बात करें कि ये एकदम से जो सबसिस्टेंस क्राइसिस या अकाल जैसी स्थिति या इस टाइप की घटनाएं क्यों रेज होती हैं, तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी होते हैं। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे जब लंबे समय तक अगर हमको बैड हार्वेस्ट मिले, इट मीन्स खेती बाड़ी अच्छी ना हो। सपोज आपने अपने इंडिया में भी देखा है कि हमारी खेती किस पर डिपेंड करती है, ज़्यादातर बारिश पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लीजिए बारिश ना आए, मानसून ना आए, हमारी फसल खराब हो जाए, ठीक है। उसके बाद में जब फसलें खराब होंगी 1 साल 2 साल, ओके, जब खाली जाएगा तो क्या हो जाएगा, अन्न की, अनाज की कमी आ जाएगी। और ऐसे समय पे फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, ओके, वहाँ की फसलें खराब हो गई, वहाँ पे प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो पाया, ओके। और जो गरीब लोग थे वो बेचारे खाना खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। साथ ही साथ डिसीजेस या एपिडेमिक्स, जब लंबे समय तक कोई भी महामारी चलती है तो वो भी आपके क्राइसिस का कारण हो जाता है, ठीक है। जैसे आज आप प्रेजेंट सिचुएशन में देख सकते हैं कि कोरोना, ओके, कोरोना या कोविड-19 जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रही है, ओके। आज लगभग हम 4 महीने से इस पर्टिकुलर 5 महीने से इस पर्टिकुलर एपिडेमिक को फेस कर रहे हैं, इस बीमारी को हम फेस कर रहे हैं। और आज की सिचुएशन आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे जब लंबे समय तक कोई महामारी, कोई बीमारी जब चलती है तो उसकी वजह से भी इस टाइप के क्राइसिस रेज होते हैं, अराइज होते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में चाहकर भी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, ओके। तो किसी भी देश में जब क्राइसिस आते हैं तो उनके पीछे बैड हार्वेस्ट, लंबे समय तक एपिडेमिक्स, ये सारी चीज़ें भी कारण होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या क्या कारण थे कि लुई 16 राजा बना, ओके। उसके पास में खजाना खाली था और खजाने को भरने के लिए, राजकीय कामकाज को चलाने के लिए उसने बहुत सारे टैक्सेस भी इम्पोज किए जनता के ऊपर। अब ये टैक्सेस इम्पोज किए, लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ आपका कि दुर्भाग्यवश फ्रांस में खेतीबाड़ी लगभग 1-2 साल तक अच्छी नहीं हुई। फूड ग्रेन का शॉर्टेज आ गया, वहाँ की पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 23 से 28 मिलियन हो गई। साथ ही साथ में जब फूड क्राइसिस आएंगे तो महामारियाँ भी फैलेंगी, ओके। तो इस टाइप की सारी सिचुएशंस एक साथ में आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो डिससेटिस्फैक्शन का एक तरह से कारण बनी उस समय पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ग्रोइंग मिडिल क्लास, ओके। ये मिडिल क्लास आप लोग जानते हैं एक ऐसा क्लास जो ना बहुत ज़्यादा अमीर होता है, ना बहुत ज़्यादा गरीब होता है, ओके। जो अपनी मेहनत के बेसिस पे या कह सकते हैं कि अपने जॉब स्किल्स की वजह से पैसा कमाता है और सर्वाइव करता है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता ही है कि यूरोप में 18वीं सेंचुरी में, ओके, वहाँ पे क्या हुआ था, कह सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ओके। और साथ ही साथ में 18वीं सेंचुरी में वहाँ पे मिडिल क्लास का ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ उसकी वजह से जैसे यहाँ पे सिल्क टेक्सटाइल्स या वुलन टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं जो वुलन, ओके, या टेक्सटाइल, ये सब सारी चीज़ें जब स्टार्ट हुई तो उनकी वजह से एक जो क्लास उभर कर आया वो कौन सा आया, मिडिल क्लास उभर कर आया, ओके। और स्पेशली मिडिल क्लास में आपने उसमें कैसे लोग थे, वो बर्थ प्रिविलेजेस के बेसिस पे कह सकते हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। ये सोसाइटी का एक ऐसा ग्रुप था जो बेसिकली कैसा था, एजुकेटेड था, स्किल्ड था, ओके। और साथ ही साथ वो अपनी सोशल पोजीशन को किस तरीके से कह सकते हैं कि होल्ड करता था, अपनी मेरिट के बेसिस पे, अपनी स्किल्स के बेसिस पे, ओके। तो ये मिडिल क्लास
उस समय पे उभर के आया, जिसमें ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, साथ ही साथ में ऐसे लोग थे जो स्किल्ड थे, जो इंडस्ट्रीज में भी किसी न किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि स्किल के साथ में वर्क कर सकते थे। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास आया, ये भी एक कारण था आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इसके साथ ही ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, ओके, ये स्पेसिफिकली कैसे थे? आपके मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ओके, ये सब के सब पढ़े लिखे थे, जैसा कि हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया। ओके, और ये सब लोग क्या मानते थे? ये लोग मानते थे कि किसी को भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। ओके, ये बेसिकली इसी चीज़ को मानते थे कि कोई भी इंसान बर्थ के बेसिस पे उनको स्पेसिफिक प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। इट मीन्स चाहे वो राजा हो, चाहे वो पोप हो, कोई भी बर्थ के बेसिस पे उनको स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ ना मिले। जो इंसान कर्मशील है, कर्मठ है, उसी को सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि वो डिजर्व करता है। ठीक है, अब मिडिल क्लास के टाइम पर ही बहुत सारे फिलोसफर्स कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस में आए उस समय पे। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक जेन जैक्यूज भी है। ओके, इसने बेसिकली जेन ने आपके बेसिकली जो बर्थ राइट के बेसिस पे सारे के सारे जो राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे, उनको क्या किया? उनको नेग्लेक्ट किया कि किसी को भी बर्थ के बेसिस पे कभी भी कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। इनके साथ ही साथ में एक और हुए रूसो। तो रूसो ने इन्होंने क्या माना कि बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। रूसो का कहना था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? वो बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में, साथ ही साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। ओके, इट मीन्स कह सकते हैं कि कोई भी मोनार्च या कोई भी राजा स्पेसिफिकली क्या ना करे, वो सारे के सारे डिसीजंस को ना ले पाए। एक तरह से रूसो ने हमारा जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक तरह से सपोर्ट किया। उनकी नज़र में सारी की सारी पावर्स वो किसके हाथ में होनी चाहिए थी? एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें सारी पावर्स हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में डिवाइड की जाए। ठीक है, तो ये सारी पावर जब शेयर होंगी तो क्या होगा? मोनार्ची जैसी हालत या मोनार्की जैसी कंडीशंस नहीं आएंगी। जैसे जब राजाओं को राज था तो या तो राजा बहुत अच्छा भी हो सकता था या क्रूएल भी हो सकता था। बट रूसो के इसी कॉन्सेप्ट को यूएसए ने भी अपने उसमें फॉलो किया। जब वो कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुआ, फ्री हुआ, उनकी 13 कॉलोनीज जब आज़ाद हुई तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो भी किया। ठीक है, कि सभी के जो इंडिविजुअल जो राइट्स थे उनको उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज दी। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? ओके, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि 1789 में जब लुई 16 जब राजा बने, ओके, उसके बाद में क्या हुआ? एकदम से पूरा का पूरा भगदड़ मच गई। ओके, क्यों? उन्होंने एकदम से टैक्सेस को इम्पोज किया, लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन हुआ, और साथ ही साथ में आपने बहुत सारे दूसरे भी रीजंस देखे कि फ्रांस में पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से वहाँ पे फूड ग्रेन का भी शॉर्टेज आ गया। ठीक है, अब इस सब चीज़ों से ऐसी स्थिति में अपने राजकाज को चलाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए लुई 16 को क्या करना पड़ा? उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़े। ओके, तो जब भी कोई भी राजा अगर टैक्सेस को बढ़ाता है, जैसे यहाँ पे लुई 16 ने टैक्सेस को बढ़ाया, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी राजा क्या अपने आप सारे टैक्सेस को बढ़ा सकता है क्या? अगर आप अपने हिंदुस्तान में देखेंगे, अपने इंडिया में देखेंगे, क्या आज की डेट में हमारे पीएम क्या एकदम से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? ठीक है, तो उस समय पे हालांकि मोनार्ची थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी राजा एकदम से सारे कह सकते हैं कि सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो हमारे लुई 16 थे, उन्होंने 5 मई 1789, ओके, 5 मई 1789 को लुई 16 ने क्या किया? उन्होंने एक असेंबली बुलाई। ओके, एक मीटिंग एक तरह से उन्होंने होल्ड की 5 मई 1789। ओके,
और ये ऐसी मीटिंग थी जिसमें तीनों एस्टेट के लोग, जो तीनों सोसाइटीज़ जो थी फ्रांस की, उन तीनों एस्टेट के लोगों को कह सकते हैं कि इनवाइट किया गया। ठीक है, अब कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स में जो थे वहाँ के कितने थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, और उनको तो बहुत अच्छे से बिठाया गया, उनको मान सम्मान भी मिला। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, क्योंकि थर्ड एस्टेट आपने देखा कि वो 90% लोग थे वहाँ। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि थर्ड एस्टेट पॉपुलेशन का 90% कवर करता था। अब ऐसी कंडीशन में वहाँ से कितने लोग आए हैं यहाँ पे, ओनली एंड ओनली 600 लोग। ठीक है, ये 600 लोग कहाँ से आए, ये हमारे थर्ड एस्टेट के लोग थे। ओके, ये थर्ड एस्टेट के थे। ये कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के ओनली ये 10% है, ओके, पॉपुलेशन का हिस्सा, बट देन ऑल्सो दे वर हैविंग दे सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, जबकि जो हमारा थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो कितने थे, 90% थे पॉपुलेशन का हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिर्फ 600 मेंबर्स को भेजने की परमिशन थी। बट ये 600 मेंबर्स अपने साथ में 40,000 लेटर्स लेकर आए थे। ठीक है, ये उनके जितने भी बाकी जो साथी जो कह सकते हैं कि उस हॉल में नहीं आ पाए, ठीक है, जो उस असेंबली हॉल में नहीं थे, जो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट हो पाए, क्योंकि कोई भी एरिया इतना बड़ा तो हो नहीं सकता कि वहाँ पे सारे लोग एक साथ में आ जाएं। ठीक है, या 90% पॉपुलेशन एक साथ में आ जाए, तो उन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों ने 600 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स थी वो किसमें भेजी, अपनी 40,000 लेटर्स में उनको उन्होंने भेजा। ठीक है, अब वहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर हुआ। इस असेंबली में टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए जो परमिशन मांगी गई, उसमें उन्होंने क्या किया, वोटिंग। ओके, उन्होंने वोटिंग प्रैक्टिस वो किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ये लुई 16 ने, कि वोटिंग तो होगी, लेकिन ये कैसी वोटिंग होगी कि हर एस्टेट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट से, ये कैसी वोटिंग होगी कि यहाँ पे केवल एक वोट होगा। इट मीन्स 300 लोग फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के थे और 600 लोग आपके थर्ड एस्टेट थे। अब ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग एक एक वोट ही देंगे। सपोज फर्स्ट का एक वोट, ओके, सेकंड एस्टेट का एक वोट और थर्ड एस्टेट का एक वोट। अब अगर हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट आप देख सकते हैं ये लोग कैसे लोग थे, ये बर्थ के बेसिस पे अपनी प्रिविलेजेस को गेन करते थे। ये कोई भी ये सोचते थे कि इनका जन्म सिद्ध अधिकार है हर चीज़ पे। ठीक है, अब ऐसे में इनके 2 वोट हो जाते हैं, ओके, और थर्ड एस्टेट का बेचारों का एक ही वोट होता है। इस कंडीशन में वो तो हार जाएंगे, ओके, उस असेंबली में उनका तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, जबकि वो 90% लोग थे। इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, हंगामा हो गया। ओके, हमारे जो जब उन्होंने देखा कि हम लोगों को कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं दी जा रही है, थर्ड एस्टेट के लोग वहाँ पे, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये बताना चाहा कि हम इतने सारे लोग हैं, 90% पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से हम इस एक वोट वाले कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते। उन्होंने इसको क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया, और सारे के सारे लोग, थर्ड एस्टेट के सारे लोग उस असेंबली हॉल से बाहर चले गए। ओके, सारे के सारे थर्ड एस्टेट के लोग कहाँ चले गए, असेंबली हॉल से। उन्होंने राजा के प्रपोजल को रिजेक्ट किया और वो सारे के सारे हॉल से बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि वो 90% लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, और इसी के साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 20 जून को, ओके, वो हॉल ऑफ इंडोर टेनिस, ओके, वहाँ पे वर्साइल के हॉल ऑफ इंडोर टेनिस में, ओके, वहाँ पे गैदर हुए और उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली ना बनाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 90% लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, पॉपुलेशन के इतने बड़े भाग को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने राजा के जो एस्टेट 1 वोट वाले कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। साथ ही साथ 20 जून को उन्होंने अपनी एक नई असेंबली बनाई। ठीक है, और ये असेंबली उन्होंने जब बनाई तो ये बेसिकली किस लिए उन्होंने बनाई, इस पर्टिकुलर उसको उन्होंने वहाँ पर प्रतिज्ञा की कि हम इस असेंबली के थ्रू क्या करेंगे,
कि जो राजा है, जो मोनार्क है, उसकी सारी पावर्स को हम लिमिट कर देंगे। ओके, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया वहाँ पे, और बेसिकली उन्होंने फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया। उनका क्या मेन मुद्दा था कि जो बर्थ के बेसिस पे किसी भी इंसान को, जैसे क्लर्जी लेवल के या नोबेलिटी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को जो प्रिविलेजेस मिलते थे, उसको उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, उसकी उन्होंने डिमांड रखी, क्योंकि वो 90% पॉपुलेशन का हिस्सा थे और इस वजह से पूरी की पूरी असेंबली को वो रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, उन्होंने एक ये टेनिस कोर्ट का यहाँ पे एक सीन आप देख सकते हैं कि उन्होंने नेशनल असेंबली जब बनाई, ओके, तो इतने सारे लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट भी किया, जिसमें वो चाहते थे कि मोनार्क की, राजा की सारी पावर्स ख़त्म की जाए और एक तरह से डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए। जैसे कि हम सब लोग देख सकते हैं कि थर्ड एस्टेट के लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली को फ्रेम किया। साथ ही साथ जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, ओके, एक तरफ तो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी और दूसरी तरफ में क्या हुआ कि हमने देखा कि सारी की सारी पहले के जो सिचुएशंस थी कि फ्रांस में एक तरह से बैड वेदर की वजह से या एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वहाँ पे फसलें खराब हो गई। ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वहाँ पे। ओके, और पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ में फूड ग्रेन का क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैड हार्वेस्ट। ओके, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, सीवियर विंटर की वजह से बैड हार्वेस्ट, एंड देन फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था वो बढ़ा, साथ ही साथ उसके साथ में ब्रेड के प्राइसेस बढ़े। ठीक है, जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, वो लोग एक्स्ट्रा कीमतें लेना शुरू हो गए। ओके, उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया। साथ ही साथ लोग इतने परेशान हो गए कि घंटों बेकरी के सामने खड़े रहते थे, लेकिन उनको कह सकते हैं कि खाना नहीं मिलता था या ब्रेड नहीं मिलती थी। साथ ही साथ औरतें, जो उस समय की जो लेडीज़ थी, जो बेचारी पूरे दिन इतना काम करते हैं, कई बार ऐसा होता था कि पूरे पूरे दिन लाइन में खड़ी रहती थी और उनको ब्रेड नहीं मिल पाता था। इस टाइप की प्रॉब्लम से परेशान होके, ओके, जब ये सारे घटनाक्रम चल रहे थे, लोग दंगा फसाद भी करने लगे, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होने लगी लोगों के बीच में, खाने को लेके, ब्रेड को लेके, या जिनको ब्रेड मिलती थी वो एक साथ बहुत सारे इकट्ठा खरीद लेते थे। इन सब चीज़ों को शांत करने के लिए राजा ने, लुई 16 ने कह सकते हैं कि ट्रूप्स को भी ऑर्डर दे दिया था कि जहाँ पे दंगा फसाद देखो वहाँ पे उनको शांत करने की कोशिश करो। इन सब चीज़ों से परेशान होकर क्या हुआ, 14 जुलाई को हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा कि बेस्टाइल का जो फोर्ट्रेस था उसको ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें ना सिर्फ पेरिस में बल्कि आसपास के कंट्री साइड के एरियाज़ में हर जगह फ्रांस में होने लगे। और जितने भी बड़े बड़े, जितने कह सकते हैं, चाहे वो क्लर्जी के लोग हों या नॉवेल्स हों, ओके, उन सबको उनके घरों से, उनकी जगहों से खदेड़ा जाने लगा, उनको भगाया जाने लगा। ओके, और कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन उस पूरे फ्रांस में आ गई। इन सब चीज़ों से परेशान होके लास्ट में जो आपके लुई 16 थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल असेंबली को, उनकी मांगों को एक्सेप्ट किया। ओके, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब किसी भी मुनार्क की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक की जाएंगी। और 4 अगस्त 1789 में एक मतलब बिल पास हुआ, ठीक है, जो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए था। ओके, साथ ही साथ में अब जो आपके क्लर्जी के जो लोग थे, जो रॉयल फैमिलीज के जो लोग थे, उनको भी अपने प्रिविलेजेस को ख़त्म करना था। ठीक है, अब उनको भी जन्म के आधार पे कोई भी अधिकार नहीं बच गया था। इस टाइप का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली के लोगों ने मनवाई। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इतने सारा घटनाक्रम था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे कि वहाँ सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी, जो वहाँ का सोशल स्टेटस था, वो कैसा था आपका, कि वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड, है ना, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। उसके बाद में इकोनॉमिकल कॉजेस आ गए कि पॉपुलेशन एकदम से 23 मिलियन से लेके 28 मिलियन हो गई। उसके बाद पॉलिटिकल रीजंस आप लोगों ने देख ही लिए कि लुई 16 हमारे जब राजा बने तो उनके पास में कुछ भी नहीं था। ठीक है, खजाना खाली था, उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को इम्पोज किया। उसके साथ ही
आपके जो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मिडिल क्लास जब बढ़ा तो बुद्धिजीवी वर्ग भी बढ़ा, तो उन्होंने भी जो बर्थ के बेसिस पर जो प्रिविलेजेस वाला सिस्टम था उसको ख़त्म करने की मांग की। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन रीड योर चैप्टर, वॉच द वीडियो केयरफुली as well as be ready with your queries. Bye bye, have a nice day.